नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिना चमक का माणिक्य, चटका हुआ नीलम, दाग वाला मोती पहन रहे हैं तो हो जाएं सावधान। दरिद्रता ही नहीं, अकाल मृत्यु भी देते हैं अशुभ रत्न। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आपने भी कोई रत्न पहना है तो आज का शो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि पंडित जी आज सभी रत्नों से जुड़ी बेहद खास और दिलचस्प और यूनिक जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे। कहीं ये शुभ रत्न आपके लिए अशुभ ना हो जाएं, तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा कालचक्र। साथ ही एक और बहुत ज़रूरी जो सूचना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेहद ज़रूरी है। आने वाले, आप सभी जानते हैं, आने वाले 4 अप्रैल को कालचक्र को 13 साल पूरे हो रहे हैं, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल आप बढ़ा सकते हैं, जैसा कि अब तक बढ़ाते भी आ रहे हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, kalchakr@bagnetwork.in। ये हमारी ईमेल आईडी है। आपके मन में जो भी कालचक्र से जुड़ी हुई बात आती है, छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप हमें सेंड कीजिएगा। हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे उस स्पेशल दिन पर, जो है 4 अप्रैल। 13 साल पूरे हो रहे हैं उस दिन। तो आप अपने अनुभव हमसे साझा करें और इस दिन को और खास बनाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, कोई भी सवाल आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर जल्दी से आप नोट कर लीजिए, 012066524111। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करेंगे सबसे पहले माणिक्य रत्न की। किस तरह का माणिक्य रत्न आपको शुभ की जगह अशुभ फल दे सकता है, आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, ये जानकारी बेहद खास है, क्योंकि कई लोगों को रत्न पहनने का शौक होता है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। तो सबसे पहले जानकारी माणिक्य रत्न के बारे में दीजिए। देखिए, माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है। माणिक्य सूर्य का रत्न है और एक कहावत है कि माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है। मतलब ये इतना कीमती होता है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इसको कोई दलाली करके बिचवा दे तो उसके बदले में उसको हीरा मुफ्त में मिल जाता है। मतलब ये कितना महंगा होगा, कल्पना करिए। जिस माणिक्य में चमक ना हो, ऐसे माणिक्य को धारण करने से व्यक्ति अपने भाइयों से कष्ट प्राप्त करता है। जिस माणिक्य का रंग दूध के समान हो, ऐसे माणिक्य रत्न को धारण करने से पशुओं का नाश होता है। मन में हमेशा बेचैनी होती है। जिस माणिक्य में जाला हो, आड़ी तिरछी रेखाएं हों, ऐसा माणिक्य धारण करने से घर में कलेश होता है। जिस माणिक्य में 2 तरह के रंग दिखाई दें, उसे धारण करने वाले के पिता को कष्ट होता है। धुएं के रंग जैसा माणिक्य व्यक्ति पर दैवी प्रकोप देता है। जिस माणिक्य में क्रास हो, चीरा हो, उसे धारण करने से व्यक्ति को चोट लग सकती है या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मटमैले रंग का माणिक्य पेट के रोग देता है। कालिमा युक्त माणिक्य धारण करने से धनहानि के योग बनते हैं। ऐसा माणिक्य व्यक्ति के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। जिस माणिक्य में गड्ढा हो, ऐसा रत्न शरीर में रोग पैदा करता है। जिस माणिक्य रत्न में एक से ज़्यादा दोष होते हैं, वो मृत्युकारक हो सकता है। ऐसे माणिक्य को धारण करने से व्यक्ति के साथ कई अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। माणिक्य का मतलब हुआ कि सूर्य का रत्न। रत्नों को धारण कराने की जो शास्त्र सम्मत विधि है वो ये है कि व्यक्ति का जन्म जिस लग्न में हुआ है
उस लग्न का स्वामी जो ग्रह है, उससे पंचम भाव का स्वामी जो ग्रह है, उससे नवम भाव का स्वामी जो ग्रह है, इन्हीं 3 ग्रहों के रत्न धारण कराए जाते हैं। अब इसमें ज्योतिषी की बुद्धिमानी है कि वो ये देखे कि आपकी लग्न कुंडली आपके जीवन पर फलादेश कर रही है कि चंद्र कुंडली फलादेश कर रही है। चंद्र कुंडली माने जहां आपकी राशि है उसको 1 नंबर मान करके, और उससे पंचम और नवम भाव का स्वामी कौन है उसको देखना। अगर लग्न कुंडली किसी की प्रभावी है तो उसके लग्नेश पंचमेश नवमेश के रत्न दिए जाते हैं। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी है तो उस राशि के स्वामी का जो रत्न है उससे पंचम और नवम के स्वामी का जो रत्न है वो धारण कराया जाता है। ये विशेष ज्ञान का विषय है और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही प्रेस्क्रिप्ट रत्न धारण करना चाहिए। रत्न नहीं धारण करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रत्न अगर गलत धारण हो गया तो उसका बुरा परिणाम जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए रत्न को धारण करते समय हर समय सतर्कता बरतनी चाहिए। अहंकार में आकर के अगर आपने रत्न धारण कर लिया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल में जीवन में देखा है। तो इसलिए रत्नों को धारण करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन कोई चूहे का जीवन तो है नहीं कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए कि अच्छा ये रत्न पहन लो, हाँ सूट हो गया ठीक है, नहीं सूट हुआ उतार दो। ऐसा नहीं, इतना अनुभव से बताया जाए कि वो आपके लिए लाभकारी और गुणकारी हो, और अगर बहुत चमत्कार न करे तो नुकसान न करे। रत्न कम से कम ऐसा होना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मोती रत्न की। अगर मोती रत्न पहनने के बाद से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ऐसे में मोती रत्न से जुड़ी ये जानकारी ज़रूर जाननी चाहिए पंडित जी से। पंडित जी, अब बारी है मोती रत्न की, इससे जुड़ी हुई जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, मोती का मतलब होता है कि मुक्ता। मुक्ता को ही मोती कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पर्ल कहते हैं। असली मोती तो बसरा का मोती होता है। बसरा जो है एक समुद्र का तट है जहाँ पर सीप में वर्षा की बूंदें जाती हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंदें जाती हैं जैसी मान्यता है, और उसमें से मोती नेचुरल पैदा होता है और उसको वहाँ गोताखोर निकालते हैं और उसको बेचते हैं। आज बसरा का मोती अगर कहीं मिल रहा होगा तो इतना महंगा होगा कि आम आदमी के पहुंच से बहुत बाहर होगा। जो मोती इस समय प्रचलन में है, लोगों के हाथों में जो आपको दिखाई दे रहा है, लोगों के गले में जो आप दिखाई दे रहा है, ये कल्चर्ड मोती है। ये केमिकल द्वारा बनाया हुआ मोती है। सीपों में केमिकल डाला जाता है और उसको फिर फ्रीजर में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उसको निकाला जाता है और उसमें मोती बने होते हैं, उन मोतियों को निकाला जाता है। ये एक तरह से कल्चर्ड मोती है, और ये मोती भी चूंकि सीप में ही पैदा होता है इसलिए इसका प्रभाव भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पहली बात, टूटा हुआ मोती और अशुद्ध और हानि करने वाला, टूटा हुआ मोती जो है अशुद्ध और हानि करने वाला होता है। टूटा हुआ मोती पहनने से कष्ट बढ़ते हैं, मन अस्थिर रहता है। मोती में किसी तरह की रेखा होना शुभ नहीं माना जाता है। जिस मोती में बहुत सारी रेखाएं हों उसे धारण करने से पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस मोती में गोल रेखाएं हों उसको पहनने से स्वास्थ्य हानि हो सकती है। जिस मोती में कई धब्बे हों उसे धारण करने से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। बेडौल लंबा मोती धारण करने से बल बुद्धि का नाश होता है। बिना चमक का मोती धारण करने से दरिद्रता आती है। जो मोती एक तरफ से नोकीला हो उसे धारण करने से कुल का नाश होता है। चपटा मोती जीवन साथी के लिए शुभ नहीं होता है, सुख सौभाग्य की हानि कराता है। हल्का सा लाल रंग लिया हुआ मोती लक्ष्मी को घर में नहीं रहने देता है। और असली मोती की पहचान ये है
कि मोती के 2 दाने ले लीजिए और थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें चावल के साथ मोती को 2 मिनट तक रगड़िए और फिर उसको देखिए। अगर उसका रंग पहले वाले मोती से अलग हो जाए तो ये नकली मोती है, ये फिर प्लास्टिक का ही दाना है, ये मोती नहीं है। और अगर उसकी चमक बरकरार रहे तब वो असली मोती है। इस तरह से मोती चंद्रमा का रत्न है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश चंद्रमा होता है उन्हीं लोगों को मोती धारण करना चाहिए, या चंद्र कुंडली के हिसाब से जिनका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होता है उन्हीं लोगों को मोती धारण करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यदि आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो और आप मोती धारण कर लें, ये फिर अनर्थकारक होगा। चाहे जितना अच्छा मोती होगा लेकिन नुकसान पहुंचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कौन सा रत्न आपकी संपत्ति का नाश कर सकता है और आपकी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है आपकी। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। अब हम एक रत्न की बात करने जा रहे हैं, मूंगा, जिसको प्रवाल कहते हैं। हिंदी में, संस्कृत में इसका नाम है प्रवाल। देखिए ये रत्न है लेकिन ये रत्न नहीं, लकड़ी है, एक तरह से लकड़ी है। मूंगा नाम का एक जानवर होता है जो समुद्र के किनारे बहकर आई हुई लकड़ियां जो होती हैं उन्हीं के खोढ़र में रहता है और ये एक तरह का लार्वा छोड़ता है। उसके लार्वे को शिकारी इकट्ठा करके और उसकी कटिंग करके फिर उसको रत्न के रूप में बना करके बेचते हैं। ये एक प्रकार से लकड़ी है, एक प्रकार से ये लकड़ी है। अगर मूंगा ओरिजिनल होगा तो उसके ऊपर आप एक बूंद नींबू का रस अगर निचोड़ करके डाल देंगे तो उसका रंग सफ़ेद पड़ जाएगा। फिर उसको थोड़ी देर बाद धो देंगे तो फिर उसका असली रंग आ जाएगा। लेकिन मूंगा लकड़ी होता है इसलिए नींबू का एक बूंद भी उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करने लगता है। मूंगा एक प्रकार की लकड़ी है। कटा या टूटा हुआ मूंगा संतान को कष्ट पहुंचाता है। जिस मूंगे में 2 रंग दिखाई दें उसे धारण करने से संपत्ति का नाश होता है। जिस मूंगे में गड्ढा हो उसे धारण करने से जीवन साथी को कष्ट पहुंचता है। काले धब्बे वाला मूंगा धारण करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मूंगे में अगर छेद हो तो उसको धारण करने से शरीर में रोग बढ़ते हैं। ऐसा ज़्यादा करके इटालियन मूंगा में देखा जाता है, उसमें घुन जैसे छेद होते हैं, घुन जैसे छेद करता है ऐसे छेद होते हैं और ये मूंगा नुकसानदायक होता है। वैसे देसी मूंगा सबसे अच्छा होता है। वैसे जापानी मूंगा भी ठीक है लेकिन देसी मूंगा की अपेक्षा कोई मूंगा अच्छा नहीं होता है। और मूंगा कई शेप में आता है, त्रिकोण के आकार में भी आता है, कैप्सूल के भी आकार में आता है और गोलाकार भी होता है। ज़्यादा करके लोग त्रिकोण मूंगा को प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यदि मंगल आपका उच्च राशि में है और मंगल आपका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है तो अगर आप कैप्सूल वाला मूंगा या गोल वाला मूंगा धारण करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फलदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर सुभाष जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1986। इनकी शादी हुई थी 8-9 साल पहले, तो ये शादी सही चल नहीं रही है, तो इसका क्या भविष्य होगा? और दूसरा, इनका बेटा है 8-9 साल का, ये बहुत चंचल है, तो इसकी पढ़ाई लिखाई उस तरीके से हो नहीं पाती, कोई उपाय? देखिए ऐसा है कि आपके बहन के पति भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है। बुध नीच राशि में है, राहु और सूर्य के साथ है। दाम्पत्य जीवन का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, विवाह का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी बहन को चाहिए कि यदि जरा सा भी उन्हें इंटरेस्ट है कि इस विवाह को आगे बढ़ाना है तो उन्हें राम रक्षा स्तोत्र का 10 बार रोज पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का अगर 125 दिन 10 बार रोज पाठ करें तो प्रभु श्री राम की कृपा से पति का मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है, परिवार में सामंजस्य की स्थिति बन सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए उपाय करना चाहिए और भगवान की कृपा से
बुरी से बुरी बात भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ज्योतिषीय उत्तर तो यही है कि विवाह चलने की संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि उपाय शास्त्रों में दिए गए हैं, उपायों का लाभ मिलता है, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, राम दरबार की पूजा करने से परिणाम बदल सकते हैं। जहाँ तक उनके बेटे का प्रश्न है, देखिए अभी 8 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है। उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उसकी सही देख रेख की जाएगी तो चंचलता कोई बुरी बात नहीं होती है। चंचलता तो जिन बच्चों में होती है वो 14 साल के बाद धैर्यशाली हो जाते हैं, ऐसा प्रयोग में देखा गया है। वो पढ़ाई लिखाई ठीक करेगा, बस उसको परवरिश अच्छी देनी है, उसको वातावरण अच्छा देना है, जिससे वो अच्छा मतलब कि जो है अच्छा इंसान बन सके। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। लक्ष्मी जी से अभी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन एक और दर्शक जुड़ गई हैं, सरिता जी दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए सरिता जी। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी ना हमने 23 फरवरी को जागरण कराया था माता का, दरबार लग गया था पर जागरण नहीं हो पाया। पास में एक लड़की की डेथ हो गई थी। अभी 29 मार्च को रखा है, पर कुछ लोग बोल रहे हैं खरमास है, होगा नहीं होगा। 30 को भंडारा है, कृपया करके बताएं करना चाहिए या नहीं। देखो, पूजा पाठ के लिए खरमास नहीं होता है। जो लोग ये बताते हैं वो लोग गलत बताते हैं। पूजा पाठ के लिए खरमास नहीं होता है। खरमास होता है विवाह के लिए, शादी के लिए, मुंडन के लिए, गृह प्रवेश के लिए, कर्णछेदन के लिए, नामकरण के लिए। खरमास इसके लिए होता है। देवी देवताओं के क्या मंदिर बंद हो गए खरमास है तो? क्या अब विंध्याचल में दर्शन नहीं हो रहा है? क्या अब कोल्हापुर में दर्शन नहीं हो रहा है? क्या अब वहाँ रोज आरती नहीं हो रही है? अब क्या खरमास में सारी पूजा पाठ बंद हो गई है? खरमास से पूजा पाठ का कोई संबंध नहीं। पूजा पाठ हो सकती है। खरमास में पूजा पाठ करने से कोई दोष नहीं लगता है। आप खूब अच्छे ढंग से कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा और कैसे रत्न आपकी बल बुद्धि का नाश कर सकता है, आपकी धन हानि करा सकता है और आपको ढेरों कष्ट पहुंचा सकता है? पंडित जी से अब ये जानते हैं। तो पंडित जी, वो कौन सा रत्न है जिसको धारण करने से ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अब हम पन्ना की बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में इमरल्ड भी कहा जाता है। ये बुध का रत्न है। जिस पन्ना रत्न में जाल दिखाई दे उसे धारण करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और 90% पन्ना ऐसे होते हैं जिसमें जाला होता है। और जब दुकानदार से कहिए तो वो यही कहेगा कि बिना जाला का तो पन्ना आता ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी चीज बेचना है। तो पन्ना में जाला होता ही है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन सही बात यह है कि पन्ना में अगर जाला न हो तो पन्ने का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। और बिना चमक का पन्ना धारण करने से धनहानि होती है। जिस पन्ना रत्न में टूटी हुई धारियां हों उसे धारण करने से वंश की वृद्धि में बाधा आती है। खुरदरा पन्ना धारण करने से पशुधन का नाश होता है। जिस पन्ने में एक सीधी रेखा हो या पतली कई रेखाएं हों उसको धारण करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास नहीं हो पाता है। 2 रंग का दिखने वाला पन्ना बल बुद्धि का नाश करता है। जिस पन्ने का रंग शहद के समान दिखाई दे उसे धारण करने से माता पिता को कष्ट मिलता है। तो इसलिए सोच समझ करके पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। जिन लोगों का लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बुध हो उन्हें ही पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। और जिन लोगों की चंद्र कुंडली के हिसाब से, राशि कुंडली के हिसाब से राशि स्वामी और उससे पंचम नवम का स्वामी बुध हो और चंद्र कुंडली प्रभावी हो, वो भी पन्ना धारण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पन्ना धारण करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, चर्म रोग समाप्त होता है और स्मरण शक्ति तेज होती है, नसों का रोग समाप्त होता है और आदमी के अंदर तर्क शक्ति बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रत्नों से जुड़ी वो जानकारियां दे रहे हैं जो आपका बड़े से बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं।
अगर आप भी रत्न पहनते हैं या पहनने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आज का कालचक्र ध्यान से जरूर देखना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पुखराज रत्न की। कैसा पुखराज रत्न आपके अनिष्ट और दुखों का कारण बन सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पुखराज जो रत्न है उसकी पहचान कैसे करें कि ये सही है, गलत है, असली है या नकली है? देखिए, चमक रहित पुखराज धारण करने से सेहत को नुकसान होता है। पहली बात, आजकल अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदार क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। कहते हैं ब्राह्मण वर्ण पुखराज, क्षत्रिय वर्ण पुखराज, वैश्य वर्ण पुखराज। मतलब अगर सफेद रंग का है तो ब्राह्मण वर्ण पुखराज है, अगर हल्का लालिमा युक्त है तो क्षत्रिय वर्ण पुखराज है। ये केवल अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए। पुखराज वो हो ही नहीं सकता जो पीला न हो। अगर पीला नहीं है तो पुखराज हो ही नहीं सकता। अब उसके लिए चाहे जितनी दलीलें कोई दे। जिस पुखराज में खड़ी लकीरें दिखाई देती हैं उसे धारण करने वाले के भाई बहन दोस्त भी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फीके रंग का पुखराज शरीर में रोग और चोट का कारण बन सकता है। जालीदार पुखराज धारण करने से संतान को कष्ट हो सकता है। दो रंग वाला पुखराज शरीर में रोग को बढ़ाता है। इस तरह से पुखराज की गुणवत्ता का ध्यान दे करके और इसको जूलॉजिकल लैब से सर्टिफाइड करा करके ही धारण करना चाहिए। आजकल बैंकॉक का पुखराज बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है और इस पुखराज के सामने अगर आप 200 वाट का बल्ब जला करके और उसके सामने 2 मिनट के लिए कर दीजिए तो ये पीले से सफ़ेद हो जाएगा। ये पीले रंग से सफ़ेद रंग हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कि जो है रंगा हुआ पुखराज है। इसका कोई इतना असर या अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, इसके बाद सिलोन का जो पुखराज होता है, जो ओरिजिनल पुखराज होता है, उसमें तो दम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिना दाग वाला पुखराज ही धारण करना चाहिए और जिस पुखराज में डेप्थ हो अर्थात गहराई हो उस पुखराज को धारण करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। चिपटा पुखराज उतना लाभकारी नहीं होता है जितना कि गहराई वाला पुखराज लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। ये जो रत्न है इनकी खासियत तो आप बता रहे हैं, साथ ही असली नकली या फिर कैसे रत्न को नहीं पहनना चाहिए ये बता रहे हैं, लेकिन किस व्यक्ति को रत्न की कब आवश्यकता पड़ती है, कब पहनना चाहिए या पहनना ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो इसकी आवश्यकता कब और कैसे पड़ती है और कब पहनना चाहिए? देखो, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि जो जन्म लग्न का स्वामी होता है, मतलब जिस समय जन्म हुआ है वहां से 30 डिग्री तक जो ग्रह स्वामित्व में है उसका रत्न, और 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में जो ग्रह स्वामी है उसका रत्न, और 240 से 270 डिग्री के बीच में जो ग्रह है उसका स्वामी ग्रह। उनके ग्रह अगर कमजोर हैं, जैसे हमारे शरीर भाव का स्वामी मंगल है और वो निर्बल अवस्था में है, नीच राशि में चला गया है, अस्त हो गया है, तो मूंगा धारण करने पर हमको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हमारे रोग भाव का स्वामी मंगल है, हमारे मृत्यु भाव का स्वामी मंगल है, हमारे व्यय भाव का स्वामी मंगल है, हमारे तृतीय एकादश भाव का स्वामी मंगल है, और तब हम मूंगा धारण करेंगे तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाएगा। ठीक है। जब शुभ भावों के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनका रत्न आजीवन धारण किया जा सकता है। उनके रत्न को बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है जी। उन रत्नों को आजीवन धारण किया जा सकता है। ठीक है। अगर ग्रह जहाँ है वहीं पर मजबूत है तो अंगूठी में पहना जाता है। अगर ग्रह एक कक्षा आगे फॉरवर्ड करने पर वो फल अच्छा देगा, जैसे मिथुन राशि का बृहस्पति है किसी की कुंडली में, तो उसे कर्क राशि का बृहस्पति बनाना है तो उसको पुखराज का लॉकेट बनवा करके अगर गले में धारण करवा दिया जाए तो बृहस्पति उच्च के बृहस्पति का फल देने लगेगा। लेकिन अगर सिंह राशि का बृहस्पति है
और उससे कर्क राशि के बृहस्पति का फल लेना है, तो उस रत्न को उसके जीवन संगिनी को या जीवन साथी को धारण करा दिया जाए तो वो फल देने लगेगा। बहुत देखिए ये गंभीर विषय है और इस पर किसी बिना अनुभवी के परामर्श के रत्नों को धारण करना नुकसान को निमंत्रण देना है। रत्न फायदा करते हैं ये तो बात सच है, लेकिन ये नुकसान भी करते हैं ये भी उतना ही सच है। तो इसलिए जैसे मेडिकल स्टोर में इतनी दवाइयाँ होती हैं, सारी दवाइयाँ सबको नहीं सूट करती हैं। जो डॉक्टर दवा प्रेस्क्राइब करेगा वही दवा आपके लिए काम आएगी। उसी तरह से अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको रत्न प्रेस्क्राइब कर रहा है तभी आपको बात मानना चाहिए। मतलब उसके लिए पहले आपको कुंडली दिखानी होगी। आवश्यक है कि जन्म कुंडली आपकी देखी जाए। जन्म कुंडली के साथ साथ आपके हस्तरेखा को भी देखा जाए। हस्तरेखा में ग्रहों की स्थिति देखी जाए। हस्तरेखा देखने से जानती हो पता चलता है, जैसे ये बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये बृहस्पति पर्वत है, ये मंगल पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ठीक है ना। सारे ग्रहों के पर्वत हो गए ना। ये राहु का स्थान है, ये केतु का स्थान है। तो इसमें जो मतलब कि डेवलप हैं उनका रत्न हमको धारण करना चाहिए, जो नहीं डेवलप हैं उनका रत्न हमको नहीं धारण करना चाहिए। इस हिसाब से भी अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखाओं के भी आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सा रत्न किस व्यक्ति के लिए शुभ है, कौन सा रत्न किस व्यक्ति के लिए अशुभ है। लेकिन देखो बेटा, ज्योतिष शास्त्र जो है अगाध समुद्र है। बिल्कुल बिल्कुल अगाध समुद्र है, और जितना आप गहराई में उतरते जाएंगे उतना सचमुच में आपको आभास होगा कि मतलब कि जैसे हम कुछ नहीं जानते। और बहुत बड़ी बात इसमें अनुभव की होती है। अनुभव आपको कितना है। तो आज भी आपको लगता है कि मुझे और भी गहराई में उतरने की जरूरत है इतना अनुभव होने के बाद? मैं आपको बता रहा हूं कि 15 साल की उम्र से मैं पंडिताई कर रहा हूं, और 15 साल की उम्र में पिताजी के मार्ग निर्देश में हमने जन्म कुंडली लिखना शुरू कर दिया था जी। वो गणित करके बता देते थे और मैं हैंड राइटिंग अच्छी बना के कुंडली लिख देता था। उस समय कुंडली जो है कागज़ पे बनाई जाती थी, उसको चिपका चिपका करके कागज़ लंबा किया जाता था, उस पर फिर ड्राइंग खींच करके फिर कुंडली बनाई जाती थी। और उसमें सबसे बड़ी एक नियम की बात ये होती थी कि कोई अक्षर पर कट नहीं होना चाहिए। कुंडली में कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कटिंग हो गई तो कागज़ फिर से बदल के दूसरा कागज़ लगाया जाता था, ठीक है। अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। अब कंप्यूटर 2 मिनट में कुंडली बना देता है, और उस कुंडली से ज़्यादा प्रमाणिक कुंडली बना देता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणना कर देता है। तो अभी भी जब हम मतलब कि ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लगता है यार अभी बहुत कुछ जानकारी जानना शेष है। ज्योतिष के ग्रंथों को जानने के बाद लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ जो है एक पक्षी बात कह रहा है, दूसरा ग्रंथ दूसरी बात कह सकता है, तीसरा ग्रंथ तीसरी बात कह सकता है। जैसे हमने अपनी कुंडली देखी तो मुझे पता लगा कि हमारी अल्पायु है, 33 साल की उम्र में मैं मर जाऊंगा। तो मैंने अपना सारा व्यवसाय वगैरह जो है अपने भाई को सौंप दिया। ये बात सच है? ये बात सच है, 200% सच है। तो 31 साल की उम्र में मुझे लगा नहीं मैं तो मरने वाला हूँ, और 2 साल बाद तो क्या होगा बच्चों का, छोटा भाई व्यवसाय देखेगा तो हमारे बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी, और हम 2 साल तक इधर उधर राजनीति और मतलब कि इन सब कामों में अपने मन को व्यस्त रखने लगे। 33 साल हो गया, और मैंने बनारस के 2-3 विद्वानों से जाकर के परामर्श किया कि क्या मेरी कुंडली अल्पायु योग की है। तो उन लोगों ने भी सहमति दी कि हाँ अल्पायु योग की कुंडली है। तो और पुष्टि हो गई कि अब तो 33 साल ही रहना है। तो इसके बाद में मतलब कि एक दिन ऐसे ही 33वें वर्ष में एक आदमी की कुंडली हमारे सामने आई, वहाँ जहाँ मैं रहता था गोपीगंज में। मैंने कुंडली देखा तो उसमें वही योग था जो मेरे कुंडली में योग था, और उसकी उम्र 60 वर्ष थी। हमने कहा ये 33 साल जीना चाहिए तो ये 60 साल कैसे जी रहा है। फिर मैं तुरंत आश्चर्य में पड़ा, और तुरंत मैं भाग करके बनारस गया। बनारस से 3-4 ज्योतिष की किताबें लाया। तो वहाँ से एक किताब मैंने जातक पारिजात खरीदी। उसमें लिखा था कि यदि ये स्थिति बनती है तो उसके बाद अगर लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है, या लग्न में बृहस्पति है, या लग्नेश को बृहस्पति देखता है, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। तब मुझे समझ में आया कि देखो
एकांगी अध्ययन करने के बाद कुछ अनिष्ट फलादेश कर सकते हैं आप, लेकिन उसका और पक्ष क्या होगा ये भी जानना जरूरी होता है। नहीं तो इसीलिए कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी, अल्प ज्ञान जो है वो बड़ा दुखदाई होता है। तो ज्योतिष का सार्वभौम ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए अनुभव की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए पंडित जी से पूछा कि हम रत्नों की बात कर रहे हैं और रत्न जो पंडित जी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब तक आप श्योर ना हो, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने आपको रिकमेंड ना किया हो, जब तक आपने कुंडली ना दिखाई हो, तो अपने मन से किसी भी रत्न को आप धारण ना करें। अब बात करते हैं अगले रत्न की। इस रत्न से आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है, साथ ही आपके साथ अनहोनी भी हो सकती है। वो कैसे पंडित जी बता रहे हैं आपको, पंडित जी बताइए। देखिए, अब हम हीरा रत्न की बात कर रहे हैं। हीरा रत्न में अगर लालिमा दिखाई दे तो उसे धारण करने से धन का सच्ची में नाश हो जाता है। हीरे में अगर पीलापन हो तो उसको धारण करने से वंश का नाश होता है। जिस हीरे में आड़ी लकीरें हों ऐसा हीरा मन को अस्थिर करता है। टूटा या चटका हुआ हीरा रत्न धारण करने से नुकसान ही हो सकता है। कटा हुआ हीरा या धारदार हीरा रत्न धारण करने से चोरी का भय बढ़ जाता है। आजकल हो क्या रहा है कि हीरा चूंकि महंगा है, कम से कम 2 कैरेट का हीरा हो तभी वो फायदा करता है। सॉलिटियर 2 कैरेट का हीरा होगा तभी वो प्रभाव डालेगा, और 2 कैरेट का सॉलिटियर हीरा लेने में 3-4 लाख रुपए लगेंगे अगर अच्छे वैरायटी का हीरा होगा। तो आजकल हीरा की जगह पे ओपल प्रचलन में आ गया है। ये ओपल ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाने वाला एक रत्न है, जिसमें जितना ज़्यादा लस्टर होता है, जितनी ज़्यादा चमक होती है, जितने ज़्यादा तारे जैसे दिखाई देती है चमक, और आगे और पीछे दोनों तरफ, वो उतना ही प्रभावशाली होता है। और उसकी जगह पर मार्बल के भी टुकड़े काट करके, सफ़ेद मार्बल के, वो मतलब कि उसकी जगह पर बेचे जा रहे हैं, उसमें डुप्लीकेसी की जा रही है। तो इसलिए जो भी खरीदना हो, जो भी चीज़ लेना हो, उसका एक बार जूलॉजिकल टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस रत्न की जो अपना दुष्प्रभाव तुरंत दिखा देता है। इस रत्न को पहनते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, अब इस रत्न के बारे में बताइए। देखिए, नीलम एक ऐसा रत्न है जो 1 घंटे में अपना असर दिखाता है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। नीलम पहनने के पहले उसको मुट्ठी में बंद करके शनिवार को 4 बजे शाम आप बैठ जाइए। अगर 1 घंटे में आपको चक्कर आने लगे, आपके शरीर में जो है खुजली होने लगे, आपका सर भारी हो जाए, आपको बुरे टेलीफोन पर कोई संदेश मिल जाए, तो नीलम का त्याग कर देना चाहिए। और अगर नीलम पहनने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलने लगे, आपके मन में प्रसन्नता का संचार होने लगे, आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। नीलम जितना लाभकारी है उतना ही ज़्यादा डेंजरस है। 24 घंटे के अंदर ये अपना फल दिखा देता है। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। नीलम में अगर सफ़ेद लाइन है तो पहनने वाले की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। दुधिया रंग का अगर नीलम है तो कुल लक्ष्मी का नाश करता है। जिस नीलम में क्रॉस का निशान दिखाई दे उसे धारण करने से दरिद्रता आती है। 2 रंग का नीलम संतान और पत्नी को नुकसान पहुंचाता है। जिस नीलम में जाल हो उसे धारण करने से शरीर में रोग बढ़ते हैं। जिस नीलम में गड्ढा हो उसे धारण करने से शत्रु से नुकसान का भय हमेशा रहता है। बिना चमक का नीलम रत्न धारण करने से अपनों को हानि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कैसा और कौन सा रत्न आपका मान सम्मान छीन सकता है, आपके विरोधियों को बढ़ा सकता है और आपके सभी सुखों को छीन सकता है। पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, अब बताइए इस रत्न के बारे में, कौन सा है वो रत्न? देखिए, अब हम गोमेद की बात कर रहे हैं। गोमेद भी कई प्रकार का होता है। एक गया गोमेद होता है जो जरा सा काला रंग लिए हुए होता है, बड़ा सस्ता होता है। एक सिलोमी गोमेद होता है जो महंगा होता है। रूखा गोमेद मान प्रतिष्ठा में कमी लाता है। बिना चमक वाला गोमेद हानिकारक और रोगकारक होता है। ये राहु का रत्न है। जिस गोमेद में एक से ज़्यादा रंग दिखाई दें उसे धारण करने से धन का नाश होता है। काले धब्बे वाला गोमेद संतान को कष्ट और रिश्तेदारों से दूरी का कारण बनाता है।
जिस गोमेद में चीरा या क्रास हो उसे धारण करने से समाज में आपके खिलाफ विरोध हो सकता है। 2 रंग वाला गोमेद अपने घर से दूर ले जाता है। जिस गोमेद में सफ़ेद दाग दिखाई दे उसे धारण करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। जिस गोमेद में जाल दिखाई दे वो हर तरह के सुख का नाश करता है। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तभी गोमेद आपको फायदा करेगा। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है और आपने गोमेद पहन लिया तो ये सर्वनाश का लक्षण होगा। इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से दर्शक रंजीता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरी वाइफ का नाम रंजीता है। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताइए। प्रश्न कुंडली में अपना नाम बताया जाता है। नाम है मेरा। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। अच्छा सुरेंद्र जी, हाँ बताइए। अब पूछिए अपनी पत्नी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मैं मेरी पत्नी के नाम से ले लूँ तो ये सही रहेगी? देखिए, आपने सुरेंद्र प्रॉपर्टी के बारे में प्रश्न पूछा है तो शुक्र शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। चाहे पत्नी के नाम से लीजिए चाहे अपने नाम से लीजिए, दोनों प्रकार से भला ही भला है। दोनों में से किसी के नाम से लेंगे वो आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि जब आपने प्रश्न किया है तो आपका चतुर्थेश और लग्नेश शुक्र शनि दोनों एक साथ हैं। जिसके भी नाम से लेंगे उसमें कोई मतलब कि जो है बुराई नहीं है। चाहे जिसके नाम से आपको सुविधाजनक स्थिति बनती हो उसके नाम से आप ले लीजिए। अनीता जी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। चित्तौड़गढ़ से आप बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए पंडित जी से अपना। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मैं मेरे 2 सवाल। एक तो मेरे पति मेरे कहा नहीं मानता बिल्कुल भी, और एक मेरे बेटा है 2000 का जन्म है उसका। वो नौकरी भी कितने पेपर दे लिए पर उसमें नौकरी नहीं हुई उसकी, सरकारी नौकरी। 2026 जुलाई का है उसका। संगीता जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय राहु के साथ है। अब हम क्या कह सकते हैं, ये तो अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत अच्छा आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। अगर आप रोज उठ करके सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना शुरू कर दें, रविवार का व्रत करना शुरू कर दें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कुछ हद तक सुधार की संभावना बनेगी। जहाँ तक आपने अपने बेटे के नौकरी का प्रश्न पूछा है तो आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति। सरकारी नौकरी की चेष्टा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बेरोजगारी बनी रहेगी। जिस दिन सरकारी नौकरी का भूत उतर जाएगा उस दिन अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और आजीविका का रास्ता भी खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सत्यम जी जुड़ गए हैं गोरखपुर से। स्वागत है आपका। आप अपना सवाल कीजिए सत्यम जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। मैं सत्यम शर्मा सर, गोरखपुर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1997 जी। और मेरा प्रश्न ये है सर, मैं दोपहर में 2:22 में हुआ हूँ और मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसमें क्या योग्य है सर मेरा? मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, बस वांट आने की देरी है। वांट आ जाए तुम सरकारी टीचर बन जाओगे। तैयारी अपनी मन लगाकर करते रहो, पूरा पॉजिटिव बने रहो और सफलता एकदम मिलेगी और जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। मार्च 2025 के पहले तुम सरकारी टीचर बन ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब मेरे कहने से ये नहीं कि सरकारी टीचर बन जाओगे तो तुम पढ़ना बंद कर दो। तैयारी अपनी जारी रखना। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने तो कह दिया है तो अब मैं बन ही जाऊंगा, किताब ना खोलूं तब भी। अपनी तैयारी जारी रखना। तुम्हारे भाग्य ये कह रहे हैं कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पराक्रम करना अपना बंद मत करना। जय मां विंध्यवासिनी। उषा जी भिवानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए उषा जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरे बेटे का नाम है हिमांशु। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1992। जी।
सुबह 1:15 पे। जी, क्या इसकी जानना शादी चाहते के हो? बारे में, इसकी शादी के बारे में पूछना है भाई। इसको कोई लड़की नहीं पसंद आती है। देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। 32 साल के हो गए हैं, अब विवाह में विलंब हो रहा है और अभी भी विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनको कोई लड़की नहीं पसंद आती, कोई लड़की इनको नहीं पसंद करती, ये दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि इनका राशि स्वामी जो है बुध नीच राशि में बैठा हुआ है, तो इसलिए इनको भी लड़की पसंद नहीं करती होगी। यही नहीं है कि ये लड़की को पसंद नहीं करते होंगे। तो इनकी शादी अच्छी हो जाए, इसके लिए इनको गणेश चतुर्थी के दिन एक बार आपको चाहिए कि गणेश जी का विधिवत पूजन करवा दीजिए। 1000 लड्डू और 1000 दूर्वा से गणेश जी का सहस्रार्चन करवा दीजिए। इनके विवाह में आने वाली अड़चन दूर हो जाएगी और इन्हें अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त हो जाएगी। और अब बारी है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। बेगूसराय बिहार की रहने वाली हैं लक्ष्मी कुमारी और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है और इस वक्त लक्ष्मी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। पंडित जी, मैं इनकी डिटेल आपको नोट करा देती हूँ। 21 दिसंबर 1992 6 AM, बेगूसराय बिहार। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हम अपने सेहत और करियर के बारे में पूछना चाहते थे। हम मतलब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट मतलब छूट जाता है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप वृश्चिक लग्न में तुला राशि में पैदा हुई हो और आपके लग्न में बुध और राहु की स्थिति है और केतु की दृष्टि है और आपका लग्नेश मंगल नीच का होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि सरकारी नौकरी का योग बहुत मुश्किल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से ये कहें कि नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और दूसरी बात, सेहत का जहाँ तक प्रश्न है तो आपके शरीर में कमजोरी की स्थिति बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे से आपको भूख नहीं लगती है और इसी कम उम्र में आपका लीवर फैटी हो रहा है। आप अपने खान पान में तेल घी से परहेज करें और एक बार किसी सुयोग्य चिकित्सक को दिखा करके अपने पेट के जांच करवा लें। इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। रही बात नौकरी की, तो सरकारी नौकरी का योग बहुत कम है। हाँ, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास कर रही होंगी तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। क्या आप भी टूटा हुआ, घिसा हुआ या चटका हुआ लहसुनिया रत्न पहनते हुए हैं? तो जानिए इसका आपके जीवन और आपके भाग्य पर क्या असर पड़ेगा, जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, लहसुनिया को वैदूर्य मणि भी कहते हैं और लहसुनिया को अंग्रेजी में कैटाई भी कहते हैं। लहसुनिया के रंग के अलावा किसी और रंग का धब्बा इस रत्न में दिखाई दे तो इसे धारण करने से शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं। खंडित, छेदयुक्त या गड्ढे वाला लहसुनिया धारण करने से विरोधी बढ़ते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। लहसुनिया में अगर चीरा या क्रास का निशान हो तो ऐसा रत्न धारण करने से शरीर पर शस्त्रों से चोट लगने का हमेशा भय बना रहता है। जिस लहसुनिया में चमक ना हो वो लक्ष्मी का नाशक होता है। और सबसे अच्छा लहसुनिया कनक खेत लहसुनिया होता है, जो बहुत महंगा है लेकिन सचमुच में बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल कैटाई, जैसे बिल्ली की आँख चलती है वैसे उस लहसुनिया को आप जरा सा घुमाएंगे तो उसमें आपको आँख चलती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी।